Sir, please. This budget has something in store for everyone. It is a very carefully drafted budget. It is being taken care of the middle class, the poor people. अंत्योदय का असली शब्द, असली मतलब. This I salute our worthy FM Shri Nirmala Sitharaman ji and our visionary Prime Minister Shri Narendra, and putting in all efforts to making India progress towards becoming a world power. Views on the budget, they would be detailing us what center has provided us, how we will get benefited from the budget which 2023-24 has to offer to us. I will now call upon our worthy chapter president Shri Umresh Sondhi to deliver his welcome address. नमस्कार। चौधरी कंवरपाल जी, मिनिस्टर एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, ही इज ऑन हिज वे। श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, प्रेसिडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द एसोसिएशंस, मिस्टर रमन पहले हैं जी, बाकी सब बाद में। तो सामने प्लीज। ओके ओके। आजा चोपड़ा साहब, बाबा जी Now I would request Team HCCI. हमारी भूख ज्यादा है क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन हैं। और एक और खुशखबरी आई है कि अब लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है और शायद हम अपनी लिथियम की माइनिंग खुद कर सकें। सो लेट्स होप दैट इंडिया becomes more and more independent of other countries for our energies. मेरे ख्याल के उसके बाद कुछ रहता नहीं, लेकिन कुछ सुझाव भी बहुत अच्छे दिए। पंकज जी ने जो बात कही, मैं हमेशा से उस बात का समर्थक रहा हूं। बार बार देश में कहा जाता है कि युवा देश है, युवा देश है। मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में कि एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध कर लिया, भूत प्रकट गया और उसने कहा कि साहब अब जो काम कहोगे मैं कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले अगर काम ना बता सके तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल युवा शक्ति ऐसी शक्ति है, अगर आप इसको काम दे दोगे तो ये आपको दुनिया का नंबर 1 बना देगा। अगर आप काम नहीं देने के तो इतनी अवस्था पैदा कर देगा कि आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। हालांकि वर्तमान सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे रही, और जो नई शिक्षा नीति आई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बहुत जोर दिया वोकेशनल एजुकेशन पे। जो हम पहले बड़ी क्लास से शुरू कर रहे थे वो हमने 6ठी से शुरू कर दी। हमने हरियाणा में कर भी दिया, हमने 40 स्कूल अब की बारी शुरू कर दिए, आने वाले टाइम में और भी है। और उसके लिए हम किट वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो ट्रेंड होकर ही बाहर निकले। प्रयास हमारा पूरा है कि जब बच्चा बाहर निकले तो वो कुछ ना कुछ उसके पास स्किल हो, उसके पास रोजगार करने का की जानकारी हो उसमें। मैं समझता हूँ ये सारा कुछ पहले यहाँ था, ये तो आबादी कम लगा लो उसकी वजह से था, कुछ भी था। हम जाति की बड़ी आलोचना करा, जाति उसकी सिस्टम की आलोचना करा। मैं समझू जाति भी अच्छी थी, मुझे तो कोई खराब नहीं लगता। मैं गुज्जर हूँ, मुझे पता था कि मुझे खेती करनी, मुझे पता था खेती करने का, मुझे पता मुझे पशुपालन करना, मुझे पता था पशुपालन का। जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, मैं गया तो मैं तुरंत खेती लग गया करने, मैं एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहा। तो ये सारा सिस्टम था, यहाँ बेरोजगार था ही नहीं कोई भी। लेकिन अभी कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन है, कुछ ही लगा लो। मंचासीन यमुनानगर के विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, नगर निगम के महापौर बड़े भाई मदन चौहान जी,
हरियाणा चैम्बर से मेरे तो मार्गदर्शक भी हैं, मेरे को जीवन में मेरी कॉलेज के बाद मेरी शुरुआत कराने वाले, मेरे जीवन की उंगली पकड़कर मुझे चलाने वाले श्री उमरेश सोंधी जी, राज चावला जी, व सभी सम्मानित डिग्नेटरीज, मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों, अभी यूनियन बजट पेश हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा बजट इस देश के लिए दिया। आज हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हमने उस आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। एक साल तक हमने हर स्थान पर जाकर, हर शहर तक, हर लोकेलिटी तक, हर वर्ग तक अलग अलग कार्यक्रम करके इसको एक महोत्सव के रूप में मनाया अपने देश की स्वतंत्रता को 75 साल होने पर। उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो एक हमने महोत्सव मनाया, ये है हमारा देश का आज़ादी का 75वां साल। लेकिन देश की आज़ादी को जब 100 साल हो जाएंगे, 2047, वो इस देश का एक अमृत काल होगा। और वो कैसा होगा, उसका एक उन्होंने विजन लेते हुए उसकी तैयारी शुरू की। ये है आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी पार्टी की सोच, एक विजन, एक संस्कार, जिसको हम लेकर जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे। क्या सोच थी जिसको लेकर हमने आज़ादी मांगी थी? ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश पुनः पूरे राष्ट्र को लीड करे, पूरे विश्व को लीड करे, विश्व गुरु बने। उसको विश्व गुरु बनाने की ओर ये प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाया और इसको नाम दिया उन्होंने अमृत काल। और इस अमृत काल का ये पहला बजट पेश किया है उन्होंने। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की चैम्बर्स के अधिकारियों से कि हम क्यों ना एक बारी बैठ के ये जितना अच्छा बजट आया है उस पर कोई चर्चा हो, या जो भी हरियाणा का बजट आने वाला है, माननीय विधायक जी हमारे बीच में हैं, माननीय मंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं, हमें क्या कोई अलग से सुविधा और क्या होनी चाहिए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हम आइए बैठ के इस पर चर्चा करें। इसके लिए हमने आपका बहुमूल्य समय मांगा था। आप सभी आज अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय बजट के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी। रमन जी ने, राज जी ने, सप्रा साहब ने और दूसरे माध्यम से आप सबको उसके बारे में मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। मैं केवल एक लाइन कह कर के अपनी बात केंद्रीय बजट के बारे में पूरी करूंगा। बजट के बारे में मुझे हमेशा ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जितने भी बजट पेश किए हैं उन सब बजट्स में ये सबसे उत्तम बजट है। और जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो मैं लोकल की बात करूंगा, हरियाणा की बात करूंगा, प्रदेश की बात करूंगा, आपकी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। हरियाणा के बजट की अगर हम चर्चा करें तो पिछले वर्ष 2022-23 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने वित्त मंत्री के रूप में दिया था और 8 मार्च को ये बजट दिया था जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और उस दिवस में लगभग 1,77,256 करोड़ का बजट टोटल उन्होंने दिया। और महिलाओं के बारे में खास करके 2 स्कीम्स उन्होंने जो है वो अनाउंस करी थी। एक तो सुषमा स्वराज पुरस्कार जिसमें 5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा उस महिला को कि जो विश्व में और देश के अंदर अच्छा काम करेगी। और दूसरी जो योजना थी मातृशक्ति के बारे में, मातृ उद्यमिता पुरस्कार, जिसके मातृ उद्यमिता योजना जिसके अंदर जो हमारे परिवार पहचान पत्र हैं उसके अंदर जिसकी भी आय 5 लाख से कम है उनको 3 लाख रुपए तक का लोन जो है
वो दिया जाएगा। और इसी तरह हमारी बच्चियों के लिए एक साथी के नाम से योजना शुरू की गई थी, जिसके अंदर परिवहन विभाग के साथ से उनकी बच्चियों की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी इंतजाम जो है वो किए गए थे। देखिए, किसी भी देश का चेहरा उसका बजट होता है, और इस बार जो बजट आया है 23-24 का, वो एक अपने आप में संपूर्ण बजट है, सर्वप्रिय बजट है। इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे प्रावधान, देश के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें दी है, श्रीमती निर्मला रमन जी ने दी है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से लगभग 30-35% के करीब ज़्यादा है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि देश किस दिशा से और किस दशा से, किस उससे चल रहा है, कितनी तेज़ी से। तो ये जो इनफैक्ट इसको आप एक कंप्लीट बजट कह सकते हैं। आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात कीजिएगा, वो इसको एक अच्छा बजट ही बताएगा। किसी ने भी इस बजट के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की है, तो उसके लिए हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जो स्टेट का बजट आने वाला है, अभी हमारी 30 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, जो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं उस मीटिंग में था। लगभग 20-25 इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रधान को वहाँ बुलाया गया था। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड था हमारे सीएम साहब का, मनोहर लाल जी का। भाई लगता है कि वो भी सेंटर के बजट के हिसाब से ही चलेंगे और हमारे स्टेट के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। देखिए, बजट पे चर्चा, केंद्र के बजट पे चर्चा थी भी, जो तो आ चुका, अब उसको सबके सामने है। अच्छा बजट लगता है हमें, तो वो कोई इसमें कोई खामी नज़र नहीं आती। वैसे कोई भी बजट 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, 2-4, 5-10% रह ही जाते हैं। तो कुल मिला के आज के माहौल में दुनिया को देखते हुए सब जगह महंगाई बढ़ी हुई है, हमारा बजट बहुत बढ़िया है। 10 लाख करोड़ का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 2,40,000 करोड़ रेलवे पे, डिफेंस पे अलग है, तो एक बहुत बड़ी खर्च होंगी तो विकास भी होगा। और इसके अंदर टैक्सेशन का भी कुछ रिलीफ दिया गया इस बार, कई सालों से जो कि बाकी था। तो कुल मिला के सेंट्रल बजट अच्छा कहेंगे। आने वाले हरियाणा के जो स्टेट बजट की बात है, उसमें हमारी अपेक्षाएं हैं कि सरकार कुछ एमएसएमई के लिए कुछ इस तरह की करे कि जो वो रियायतें घोषित करती है वो सीएलयू की वजह से मिल ही नहीं पाती है। और सीएलयू यहाँ 98% लोगों के पास है ही नहीं। पुरानी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, 20 साल से चल रही है, वो फैक्ट्रियाँ बंद तो होने से रही। जिसके पास फैक्ट्री लाइसेंस है, पोल्यूशन की एनओसी है, उसको एमएसएमई की सारी बेनिफिट मिल जानी चाहिए। अगर फिर भी सरकार सीएलयू पे ही अड़ी है, तो फिर सरकार को चाहिए कि एक एमनेस्टी स्कीम देवे और करीब 50 रुपया गज के हिसाब से, जिनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे प्लाटों पे 100 रुपये गज के हिसाब से लेके उसको कंपाउंड कर दे और उसे सीएलयू डीम माना जाए। आज मंत्री जी ने, विधायक जी ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने और उद्योग के सभी प्रतिनिधियों ने बैठ कर के विचार विमर्श किया। सबने केंद्रीय बजट को सराहा और स्टेट के आने वाला जो बजट है 2023-24 का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे, उसके बारे में उद्योग की और एक आम आदमी की क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं और इच्छाओं के बारे में बातचीत की गई। बहुत खुले मन से सबने विचार रखे, जिसको सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री जी, विधायक जी, उन लोगों ने उन विचारों को नोट किया और ये कहा कि आपके सुझावों को हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जो भी सुझाव हो सकेंगे वो बजट के अंदर उनको स्थान दिया जाएगा। धन्यवाद। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, उस पर प्रतिक्रिया सभी व्यापारियों ने दी और उसको बहुत सराहनीय बजट बताया, क्योंकि ये जो अमृतकाल का पहला बजट था, एक बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा बजट था। सभी उद्योगपतियों ने इसकी सराहना की। आज माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, विधायक घनश्याम दास जी, जो आज परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया। और अभी जब फरवरी में मनोहर बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेट का बजट पेश किया जाएगा, उसके लिए भी जो है यहाँ पर बजट पर चर्चा हुई और
जो उद्योगपति अलग अलग इंडस्ट्री, चाहे प्लाईवुड है, मेटल है या अदर इंडस्ट्रीज़ के सभी नुमाइंदे यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ सुझाव जो है वो दिए हैं, जो जिससे इंडस्ट्री का, व्यापार का बहुत एक अच्छा सरकार बजट पेश कर सके। उसके सुझाव माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को दिए हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बजट पर एक ऐतिहासिक बजट पेश करेंगे और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी चाहेंगे कि सरकार MSME के लिए जो एक डिलेड पेमेंट और सेटलमेंट की काउंसिल है वो एक ही है हरियाणा में, जबकि हरियाणा एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। कोविड की वजह से काफ़ी डिस्प्यूट्स है लोगों के, उसको सेटल करने के लिए एक काउंसिल से काम नहीं चल रहा। इस काउंसिल के पास हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हैं, काउंसिल ओवरबर्डन्ड है, तो हर आदमी की सीमाएं हैं, ये जुडिशियल प्रोसेस है। तो कम से कम 2 काउंसिल नहीं बने, जो कि एक गुड़गांव एरिया में, एक फरीदाबाद एरिया में और बाकी एक पंचकुला में चली रही है। तो इससे काम डिवाइड हो जाएगा और केसेस का डिस्पोजल फास्ट होगा। पंजाब राज्य में हर ज़िले में काउंसिल है, तो सरकार की ओर इसका ध्यान चाहेंगे। हमारे पास ये 2-3 ही मांगे हैं, जो कि बाकी हम चाहेंगे कि शहर का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो। यमुनानगर का हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, जाम लग जाते हैं, तो कुछ फ्लाईओवर या कुछ नई जो भी टेक्नोलॉजी आई है, एलिवेटेड ब्रिज, ये सब बने और यहाँ एक नगर निगम के लिए कोई अलग से बजट है। प्रयास है और जो लोग काम करते हैं ना, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है और जो उनको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री चला रहे, तो उन्होंने अपनी बात रखी है सारी और उन्होंने भी बजट की तारीफ की है। अगर उनको सुझाव दिए तो हम प्रयास करेंगे कि जब स्टेट का बजट आएगा तो उसमें ध्यान देंगे। इसमें दास जी ने हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में बहुत अच्छे विचार हैं।